अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त तारीख के सबसे हौलनाक और बराह रास्त तसादुम के शोलों में घिरा हुआ है। तेहरान से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल ने गुज़िश्ता 30 घंटों के दौरान ईरान पर तकरीबन 2000 से ज़ायद बम गिराए हैं, जिसमें लीडरशिप कॉम्प्लेक्स, सदारती ब्यूरो और कौमी सलामती कौंसिल की इमारतों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इस संगीन सूरत हाल में ईरानी सदर ने वाजे किया है कि अगरचा मुल्क हालत जंग में है और सूरत हाल गैर मामूली है, लेकिन हुकूमती निज़ाम और अवामी सरगर्मियाँ रुकी नहीं हैं। दूसरी जानब ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल और कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना रही है। यही नहीं, इस जंग के असरात अब सरहदों से निकलकर आलमी मईशत की शहरक आबना हुर्मुज़ तक पहुँच चुके हैं। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त 80% तक कम हो चुकी है, जिसके नतीजे में चीन, जापान, भारत और जनूबी कोरिया की रिफाइनरीज ने अपनी पैदावार में 20 से 30% कमी पर गौर शुरू कर दिया है। अहम नुकता यह है कि खलीजी तेल पर शदीद इन्हिसार करने वाली एशियाई मईशतों के लिए मुतबादिल ज़राए न सिर्फ महंगे हैं बल्कि वक्त तलब भी हैं, जो एक बड़े आलमी तवानाई बहरान का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईरान अमरीका इसराइल जंग अगर तूल पकड़ती है तो किसका फ़ायदा होगा, और क्या ये जंग अगर 4 हफ्तों तक जारी रहती है तो ये आलमी मईशत को मफलूज कर देगी। इसी इशू पर बात करेंगे। दो सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं फैज़ रहमान साहब, और अल अरेबिया टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर तज्ज़ियाकार मंसूर जाफ़र साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ रहमान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अमरीका के ऊपर ज़ाहिर बात है हरीफ या ईरान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप इसराइल की जंग के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर वैसे जनरल सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? क्या वो इस जंग को सपोर्ट कर रही है अवाम वहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, बहुत मुख्तसर जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। यहाँ एक ज़बरदस्त तकसीम पाई जाती है जनरल पॉपुलेशन में भी, और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद अपनी जो ट्रंप की मागा मूवमेंट, जिसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तहरीक कहा जाता है, और जिसके वो सरखैल हैं, लीडर हैं, जिन्होंने वो इंट्रोड्यूस की, उसमें भी आपको वाज़े बहुत बड़ी बड़ी दरारें नज़र आ रही हैं। और इस वक्त जो बहुत ख़ास पर्सनैलिटीज़, शख्सियात जो उस तहरीक से वाबस्ता थीं, वो भी खुल कर इस जंग की और इस मुदाखलत की मुखालफत कर रही है। न सिर्फ ये कि मागा, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी में भी आपको एक तकसीम नज़र आती है। और नज़र ये आता है कि ये इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये हमारी खुल कर, यानी आप, मैं एक बहुत तवील अरसे से मंसूर अमेरिका में मुक़िम हूँ, खुसूसन वाशिंगटन एरिया में। इस कदर खुल कर किसी जंग की मुखालफत और खुसूसन इसराइल के हवाले से जो बातें बरसर आम यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में और फिर सोशल मीडिया पे की जा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर है पॉलिसी साज शख्सियात के लिए भी और इदारों के लिए भी। ठीक। और यही आप देखिए, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जो ट्रम्प के चेहरे पर वाज़े तौर पर देखा जाता है, देखा जा सकता है कि वो अब उनको नज़र आ रहा है कि कितनी एक बड़ी मैसिव मिसकैलकुलेशन उनसे हुई है। और वही आप ये देखें कि जो बार बार जो एक गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं, यहाँ से कोई 5-6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ औक़ात में तब्दील होते जा रहे हैं। और अब हमको ये वाज़े तौर पर इन्होंने अब कह दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि हमने इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि इसराइल ये वॉर इधर वे करना चाहता था, अटैक करना चाहता था, और अगर हम इनका साथ नहीं देते तो हमारा नुकसान होता था। हम उस नुकसान को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो अब ये अमेरिकन पब्लिक पर यह वाज़े हो चुका है कि ये असल में इसराइल की जंग है, जिसको अमेरिका ने ज्वाइन किया है, और उसकी मदद में अब अमेरिकन्स मारे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपको एक वाज़े शिफ्ट नज़र आ रही है, और ये जो दरार है आपको और बढ़ती हुई नज़र आएगी आइंदा। जैसे कि आपने खुद फरमाया कि अगर ये तूल पकड़ती है, अगर मज़ीद मामला जैसे कि कहा जा रहा है 4-5 हफ्ते, महीनों की बात अगर है, तो आप देखेंगे कि वाज़े तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी तकसीम नज़र आएगी, और जिसका इम्पैक्ट आपको जो आने वाले इलेक्शंस हैं अब नवंबर में जो होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस का कंट्रोल मोस्ट लाइकली डेमोक्रेट्स की तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा होता है मंसूर, तो होगा ये कि सदर ट्रंप एक तीसरी बार इम्पीच होंगे, और अगर सेनेट में 60 वोट डेमोक्रेट्स को मिल जाते हैं तो इनको बाकायदा ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी पर्सनल कॉस्ट है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही ख़तरनाक लेगेसी की तरफ। मंसूर जाफर साहब, आप कुछ मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि
आज मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा जब से ही हमले शुरू हुए हैं बाकायदा तौर पर एक पोजीशन लेके प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई। लेकिन आप समझते हैं कि उधर भी अब सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है मशरिक़ वस्ता के उन तमाम ममालिक की जिनके ऊपर ईरान की जानिब से भी हमले किए गए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो ये ममालिक जो हैं खुद भी अपने आप को इस जंग में इन्वॉल्व करें और ये अटैक्स अब उनके जानिब से भी शुरू किए जाएं, या आपके ख्याल में वेट एंड सी पॉलिसी पे ही वो जो है वो इत्तफाक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अमेरिका या इजराइल जिस तरह भी इस वॉर को फ्रंट से लड़ रहे हैं वही लड़ते रहें? जीसीसी कंट्रीज और इन पर्टिकुलर और इन जनरल जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस बारे में यकीनन खराज के मुस्तहक हैं कि उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कतई नज़र इसके कि ईरान ने जो माजी से चला आ रहा है इस खत्ते के इन दोनों जो फरीकों के दरमियान अपना एक कॉन्फिडेंस का जो डेफिसिट है, जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, वो ज़ाहिर एक आध दिन की पैदावार नहीं है, एक अरसे से यही कशीदगी की कैफियत चली आ रही थी। ये तो जितनी देर आप दबा सकते हैं अपने सर को रेत में आपने दबाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको किसी ने शोला दिखाया तो आप देखें कि वो एक आग की सूरत में भड़क उठा है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन मुल्कों के हाँ यकीनन रिजेंटमेंट पाई जाती है और किसी न किसी दर्जे में हुकूमती लेवल पे तो नहीं लेकिन अवामी सतह पे एक बदला लेने का या एक रिवेंज का अंसर भी देखने को मिलता है। खासतौर पे अगर आप उनके सोशल मीडिया और अरब मीडिया को स्कैन करें तो इस नौयत की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, कॉलम निगार इस नौयत की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन हुकूमतें जो हैं वो अपने आप को जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का मोहताज समझती थी उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला ने उन्हें बड़ी बुरी तरह डिच किया है। मेरी मुराद अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने इस खत्ते में अपने जितने भी अहम आप कह लीजिए मिसाइल शिकल सिस्टम थे, खासतौर पे जो सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने वाले थे, कतर को प्रोटेक्ट, वो तमाम के तमाम इस जंग से पहले या तो कहीं यूक्रेन मुंतकिल कर दिए थे या फिर उन्होंने उसको अपने लाडले इसराइल की हिफाजत के लिए वहां मुंतकिल कर दिया था। तो एक लिहाज से इनको बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में उन्होंने छोड़ा था। तो लिहाजा ये ममालिक समझते हैं, ये रियासतें समझती हैं कि इन्होंने अगर कोई जंग लड़नी है तो यकीनन इनके पास उस नौयत की एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होगी तो ये लड़ सकेंगे। और वैसे भी ये खिता जंग लड़ने के हवाले से तो नहीं बना, ये तो यकीनन एक दुनिया में अपने आवाम के लिए और ख़ास तौर पे बहुत सारे तारकीन वतन के लिए एक जन्नत बनाई गई थी। लेकिन आपने देखा कि वो जन्नत अब बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक ऐसी खुली जेल बनती जा रही है, जिस तरह माजी में गजा के हवाले से मिसाल दी जाती थी कि वो खुली जेल है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। इस वक्त पूरे तकरीबन यूरोप का एशिया के इस खत्ते के साथ फ़ज़ाई राब्ता मुनक़ता है। इस पूरी जंग के बाद जैसे ही सारी फ्लाइट स्टैंड स्टिल हुई हैं, ऑपरेशन बंद हुए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि उसका जो इकनॉमिक फॉल आउट है इस जंग का, वो इन ममालिक को मजबूर कर रहा है कि वो किसी तरीके से अपना वो असर और नफूज़ जो उनका बराह रास्त या तो वाशिंगटन या इनडायरेक्टली इसराइल पर है उसे इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि इस बारे में पाकिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उन्होंने सबसे पहले एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में इंगेज होते हुए कम से कम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तो एक बाहमी एतमाद जो है बहाल करवाया है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या अश्योरेंस दिलवाई है। ईरान को इस बात का खदशा था कि अगर सऊदी अरब की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो फिर वो अपने हमले कैसे रोकें। तो पाकिस्तान ने सऊदी फैज़ रहमान साहब, इस सारे मामले में जिस तरह ये बता रहे हैं मंसूर साहब के जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास जो दिफाई निज़ाम वहाँ पे मौजूद था, मेरे ख्याल में इंटरसेप्टर्स की बात कर रहे हैं या मिसाइल्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे स्टॉक पाइल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहे हैं और इसके लिए एक परेशानी पाई जाती है। दूसरी जानिब हमने बरतानिया की जानिब से भी देखा, उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि रिजीम चेंज के अंदर जो है वो यकीन रखती हो, जबकि हमने माजी में देखा है कि बरतानिया एक बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है अमेरिका का। आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो एक वर्ल्ड ओवर सपोर्ट मिलनी चाहिए थी दीगर ममालिक की जानिब से, वो लेने में वो अब तक नाकाम रहा है? बिल्कुल ऐसी ही है। आप देखिए यूरोप बहुत ज़्यादा एक वहाँ रिलक्टेंस पाई जाती है और अब यहाँ के जो एक बड़े एक अहम सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जो कि अपने ट्रम्प साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इस जंग के बारे में सबसे बड़ी आवाज़ जो सामने आई है वो लिंडसे ग्राहम की आई है। तो उसने बाकायदा वो तो बुरा भला कह रहे हैं यूरोपियंस को कि वो अब तक शामिल नहीं हुए, लेकिन बातों की हद तक तो ज़रूर हुआ है। लेकिन आप ये देखिए असल में मंसूर इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो ये कि जिससे एक इंग्लिश का जो मुहावरा है कि टू स्प्रेड योर सेल्फ थिन,
अमेरिका ने और इसराइल ने अपने जो टेंटिकल्स हैं वो इस तरह से फैला दिए हैं हर जगह कि जो एक अपनी फिर जो आपकी जो एक इंसानी मजबूरियां हैं और इंसानी जो हुदूद हैं उनको आप पार नहीं कर सकते जो कुदरत ने बनाई है। और आज वही आपके सामने आ रहा है कि देखिए हम तो खुद मैं भी कई तबसरे कर चुका हूँ जब वॉर शुरू हुई, चौथा दिन शुरू हो चुका है। पहले दिन हमने यही कहा था कि शायद ईरान सस्टेन ना कर पाए, लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अमेरिकन ये कह रहे हैं, जो यहाँ के कमेंटेटर्स हैं और जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जिनकी मिलियंस ऑफ व्यूअर्स की उनकी फॉलोइंग है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, एक मुल्क है, एक तहजीब की वो नुमाइंदगी करता है। आप उसको इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर ख़तरा है इस वक्त, अगर ये कैंपेन फेल होती है तो ख़तरा इसराइल को और इवन अमेरिका को है, जो कि नए ममालिक हैं, जो कि इन्वेंटेड कंट्रीज़ हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो असल जो डर और खौफ है वो अमेरिका में है और इसराइल के हवाले से लोगों को है कि क्या वाकई ये कैंपेन ईरान को मंसूर सिर्फ सरवाइव करना है। देखिए ईरान की जो थ्रेशहोल्ड है वो ये कि ऑल दे हैव टू डू जस्ट सर्वाइव, और एक वक्त 4 हफ्ते हो सकता है 4 महीने जितने भी वक्त है वो गुजार लें, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका की जो, जैसे खुद हमारे मंसूर साहब ने, हमारे दोस्त ने फरमाया कि सारा स्टॉक पाइल्स ना सिर्फ ये कि शिफ्ट कर दिया गया है बल्कि आपकी इन्वेंटरी अब ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जो रीइंफोर्समेंट है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, अब आप जो लोग वहाँ पर सफ़र नहीं कर पा रहे, सारी फ्लाइट्स ख़त्म हो चुकी है, आप उन सप्लाईज को रीइंफोर्स कैसे करेंगे, वो स्टॉक पाइल्स दोबारा वहाँ कैसे पहुँचाए जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी ही एक ख़तरनाक सिचुएशन है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुसूसन ट्रंप साहब ने, इनका ख्याल ये था कि जाएंगे 4-5 घंटे की ज़बरदस्त बॉम्बिंग करेंगे और मामला पूरा कोलैप्स हो जाएगा और वहाँ ईरानी अवाम खड़े हो जाएंगे और फ़ौरन कोई नया आदमी आकर इनके साथ माहदा कर लेगा, डील करना शुरू कर देगा और नाइस एंड डैंडी सब कुछ जो है होकर ही वापस हो जाएंगे और फिर ये अपने नवंबर के इलेक्शंस जीतने के लिए अपनी फतह के ड्रम्स बजाएंगे और फिर इनको कांग्रेस में और मजीद बड़ी अक्सरियत मिल जाएगी और ये एक ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ना होता नज़र आ रहा है और यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो इस वक्त न सिर्फ एक वाइट हाउस में बल्कि पूरी रिपब्लिकन पार्टी में पाया जाता है। आपने फैज साहब, चूंकि आपने स्टॉक पाइल्स की बात की, इन्वेंट्री की बात की, मंसूर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान के हवाले से जाहिर बात है इस वक्त एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। ईरान के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ स्टॉक रिपोर्ट्स जो हैं वो आती हैं कि जनाब इतने हज़ार ड्रोन्स हैं, इतने हज़ार मिसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई वाज़ेह तौर पे इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपके पास क्या कोई ऐसी खबरें हैं कि वाकई ईरान के पास क्या इस मामले को, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले फैज साहब पर फरमा रहे थे कि ईरान का काम सिर्फ सर्वाइव करना है, तो ये सर्वाइवल जो है वो किस हद तक उसको इंश्योर कर सकता है? क्या इतना स्टॉक पाइल उसके पास मौजूद है ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, कि वो इस जंग को जो है वो तवील अरसे तक सस्टेन कर सके? जी, जो शहीद रहबर हैं उन्होंने अपने शहादत से पहले ही, ज़ाहिर है उन्हें एक ज़ीरक शख्सियत थे, उन्हें एक पूरा मंजरनामा नज़र आ रहा था और जिस अंदाज से जंगी तैयारियां थी, तो उन्होंने एक पॉलिसी इवॉल्व की थी कि जिसके तहत एक टर्म इजाद हुई थी कि मोज़ैक डिवीज़न। उन्होंने जितना भी मिलिट्री स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इवन रिलीजियस जो उनका एक पैराफ्री है, उसको उन्होंने प्रोविंस लेवल पे, इवन उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया और एक इंडिपेंडेंट कमांड स्ट्रक्चर जो है उन्होंने क्रिएट कर दिया और इसी तरीके से जो स्टॉक्स की तकसीम भी उसी नौइयत की कर दी। तो इस लिहाज से इस वक्त ईरान के अंदर अमलन आपको उस अंदाज के गवर्नमेंट सेटअप नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बाहमी राब्ते उस अंदाज से मफकूद है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ही कंसर्टेड किस्म की एफर्ट जो है रिप्लाई के हवाले से भी, यानी जो इसराइल को जवाब दिया जा रहा है वो भी है और उसके साथ साथ उनकी जो सियासी बयानबाजी है वो भी साथ साथ जारी है। तो ये बुनियादी तौर पे वो जो मोज़ैक डिवीजन पॉलिसी थी, वो मेरा ख्याल एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके नतीजे में ये बात किसी हद तक यकीन से कही जा सकती है कि ईरान जो है, ये जो सर्वाइवल का गेम जिसकी तरफ फैसला ने इशारा किया, उसको मेरा ख्याल है कुछ लंबे अरसे तक कैरी कर लेगा, पुल कर लेगा और यही उनका इस वक्त सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। क्योंकि उनको जब तक नए रहबर का तकर्रुर नहीं होता उस वक्त तक, मैं समझता हूँ इसी वजह से आपने नोट किया कि जैसे ही इंतकाल शहादत की कंफर्मेशन हुई तो उसके फ़ौरन बाद जो पहला सरकारी ऐलान देखने को मिला
उसमें जो सोग का पीरियड था वो उन्होंने बड़ा लंबा रखा, 40 रोज़ा सोग, और 7 दिन की बाकायदा, जैसे कहना चाहिए, तातीलात का ऐलान किया। मकसद यही था कि लोग उस अंदाज से, अगर उनका कोई मसाइल हैं, वो बाहर निकलना भी चाहते हैं, वो ना निकले। और वैसे भी ये जो सोग का ये जो पीरियड है, इस दौरान इस नौइयत की कोई एक्टिविटी करना ईरान का जो माशरा है उसमें वैसे ही बड़ी मायूब चीज़ समझी जाती है ठीक। कि इस सदमे के दौर में आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है, चाहे वो रिजीम चेंज को सपोर्ट कर रहा हो या अदरवाइज, तो ये बड़ा एक लिहाज से प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें जो है की गई हैं। अब उसके साथ जो अबूरी काउंसिल तश्कील देगी वो अपनी जगह एक इस सर्वाइवल गेम में ईरान का जो अज़्म है उसको जाहिर करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे खुद अमेरिका को भी बड़ा यानी तकलीफ है, और इसराइल को भी बहुत तकलीफ है कि हम जिनको मारने आए थे वो तो एक नई शख्सियात और नई क़यादत जो है वो उभर रही है। तो ऐसी सूरत में यकीनन इस वक्त जो स्टॉक पाइल्स का एक उसका कोई एग्जैक्ट स्टॉक टेकिंग तो किसी के पास नहीं है। उसमें यही इस वक्त जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि खासतौर पे अब तक जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं ईरान ने, वो उसमें उन्होंने अभी अपना सुपरसोनिक स्टॉक नहीं छेड़ा है। या और जिस वक्त उसको वो हाथ लगाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है जंग का पलड़ा या इस जंग की हिद्दत सही मानों में तल अवीव या वाशिंगटन में महसूस की जाएगी। और फिर मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ जो एक बर्फ जमी हुई है, जो अमेरिका में तो शायद आजकल वैसे ही बहुत जमी हुई है, तो वो उनके दिमागों पे जो जमी बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, और उन्हें फिर आटे दाल का भाव मालूम होगा। और ख़ासतौर पे जो गंभीर मंजरनामा फैज साहब ने उसके सियासी एकलन ऑफ पावर के हवाले से बताया है, तो वो मैं समझता हूँ इंतहाई तशवीशनाक है। ठीक। जल्द ही अगर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो इस नेतन्याहू एंड कंपनी से अपना हाथ छुड़ाएंगे और कम से कम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी साजी जो है अमेरिका के हवाले से करके दिखाएंगे। फैसल, अभी रिजीम चेंज के हवाले से बात हो रही थी और ऑब्वियसली आयतुल्ला खamenei की शहादत के बाद यही डिस्कशन हो रही थी कि अमेरिका शायद सबसे पहला जो टारगेट है वो ये चाहता है कि रिजीम चेंज की जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इस जंग के शुरू होने से पिछले 2-3 हफ्तों की अगर आप मीडिया की खबरें देखें तो उसके अंदर यही डिस्कशंस बार बार डोनाल्ड ट्रंप से की जाती थी कि कौन इक़्तिदार संभालेगा, आपकी नज़र में कौन कैंडिडेट है, किस शख्स को जो है आप पसंद करेंगे कि वो आके इक़्तिदार वहाँ पे संभाले। तो वो नाम किसी का नहीं लेते थे, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड। लगता यही था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहला टारगेट है वो यही है कि ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज आए और कोई ऐसी अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आए जो उनके साथ जो है बातचीत कर सके। लेकिन कल मैं मार्को रूबियो की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया रिजीम चेंज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको बंद करें। रिजीम चेंज के बारे में एक्चुअली उन्होंने उसे डाउन प्ले करने की कोशिश की। क्या बेसिकली ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है जो अमेरिका अब समझता है कि हमसे मिस हो गया है, इट इज़ नॉट अचीवेबल एनी मोर, क्योंकि ना अवाम सड़कों पर निकले, ना कोई दूसरी क़यादत जो है फिलहाल सामने आई? आपको ये लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मंसूर। अगर आप देखिए, पहले दिन उन्होंने जो अपनी 8 मिनट और 12 सेकंड की जो वीडियो जारी की थी ट्रंप साहब ने, जब ये अटैक्स शुरू हुए, तो सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त हदफ हमारा यही है कि रिजीम को चेंज किया जाए। और उन्होंने कहा आवाम से डायरेक्ट कि अब आपकी हुकूमत है, आप इसको टेक ओवर करें, आप बाहर निकलें और संभाल लें, अपना मुल्क वापस ले लें। तो डायरेक्ट अपील की थी और यही उनका गोल था। और देखिए, इनके लिए सबसे जो आइडियल सिचुएशन थी और जो कि कहा जा रहा था कि वो एक माचिस लगा दें, वहाँ आग लग जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे और ये जो एक मजहबी हुकूमत है इनको भागने पे मजबूर किया जाएगा। और उसकी वजह से फिर इनके पास कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जो बहुत ही डोसाइल किस्म की लीडरशिप होगी जो इनसे मामला करेगी। और एक प्रो इज़राइल और एक अमेरिका नवाज हुकूमत के एक ख्वाब देखे जा रहे थे। लेकिन आप भी देखिए, इस वक्त अभी जो एक बहुत अहम शख्सियत है, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे, एरिक प्रिंस, जो कि ब्लैक वाटर जैसी मिलिशिया के बानी हैं। तो वो कई चैनल्स पर इस वक्त आके तबसरे दे रहे हैं और ख़ुद वो इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हालांकि ही इज़ ए वेरी कंजर्वेटिव और यही प्रो रिपब्लिकन और प्रो इज़राइल आदमी है। उसने ख़ुद अब ये कहा है कि अब ट्रंप के पास ऑप्शन ये है
कि चूंकि उन्होंने एक वहाँ की जो आला तरीन क़यादत है उसको रिमूव कर दिया है, तो बस अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और वापस आ जाएं। अगर मैं उनकी जगह होता बकौल उनके, तो इस वक्त फौरी तौर पर जंग बंद करने की तरफ आगे बढ़ता। तो अब ये जो ख्याल है ये बहुत ज़्यादा एक जगह बना रहा है अपनी यहाँ की एक पॉलिटिकल स्क्वायर में, कि अब आगे क्या हो। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि असल में कोई एक ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। अब खुद ये लोग ये समझ रहे हैं, आपको आपको हैरत होगी, जो इसमें गैंग ऑफ 8 कुछ सेनेटर्स हैं जो जिनको के बाकायदा, जो आपने अभी मार्को रूबियो की जिस बातचीत का जिक्र किया, वो गैंग ऑफ 8 को ब्रीफ करने के बाद निकले थे कांग्रेस से। उस गैंग ऑफ 8 में कुछ डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन। तो उसमें से जो वर्जीनिया के सेनेटर हैं मार्क वार्नर, इंतहाई अहम सेनेटर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को ईरान से कतन कोई खतरा नहीं था। अगर खतरा था, और खुले अल्फाज में सेनेट की बिल्डिंग में खड़े रह के ये कहा, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज मैंने सुने हैं एक सेनेटर से। उन्होंने कहा कि अगर ख़तरा था तो इज़राइल को था, और अगर हमने इज़राइल के लिए इस जंग में कूदे हैं तो फिर दीज आर अनचार्टेड वाटर्स। उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाज़े तौर पर अब यहाँ के खुद इस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को ट्रम्प की इस पॉलिसी से और इन गोल्स से डिसोशिएट करने का फैसला कर लिया है। और आप आइंदा आने वालों दिनों में देखेंगे कि खुद आवाज़ें, जैसे CNN पे बाकायदा ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, फॉक्स पर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर आखिर हमारे लोग अपने क्यों अब देखिए इस वक्त तो 6 लोगों का तो माना है कि मारे गए हैं, 6 फौजी, लेकिन सही तादाद अभी किसी को मालूम नहीं है। खुद यहाँ पर कहा जा रहा है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा फौजियों की है, और इसलिए छुपाया जा रहा है कि ज़ाहिर है फिर यहाँ एक बहुत बड़ा उसका रिएक्शन होगा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए इस वक्त जो अगर ईरान और ख़ुद जो हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उन सबको ये, और ख़ुद हमारे लिए, कि असल चीज़ ये है कि आप जो डिस्टेंट पावर्स हैं उन पर डिपेंड करके अपनी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। आपको अपने नेबरहुड ही में एक दूसरे से बात करना है, वहीं आपकी सिक्योरिटी के का सोर्स है, ज़राए हैं जहाँ से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली गल्फ़ स्टेट ने इसको एक तरह से एक अब समझा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त इस वक्त जो है मैं समझता हूँ इट्स अ लिटिल टू लेट कि ये रियलाइजेशन हो कि अब हमको अमेरिका और इसराइल पर रिलाई करने के बजाय खुद अपने ज़राए पर। आपने फैज़ साहब नेबर्स की आपने बात की, तो मंसूर साहब, आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से एक पॉलिसी बयान दिया है विज़ ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग के हवाले से, कि पाकिस्तान की इसके हवाले से पोजीशन क्या है। अब चूँकि नेबर्स की बात हो रही है, अभी तक पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आजकल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत करीब है, और साथ ही साथ ईरान की जो क़यादत है उनके भी बहुत करीब समझा जाता है। आपके ख्याल में अभी तक पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी अपनी पोजीशंस ली हैं, क्या वही दुरुस्त सिम थी कि दोनों साइड्स के साथ अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो खोल के रखें? जी, यकीनन बड़ी बैलेंस पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान, अगर वो एक मिसरे में पाकिस्तान की पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो वो यही है कि पाकिस्तान के लिए काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, एक मगरबी हमसाया है जिसके साथ एक बड़ी तारीख है, और इसी तरीके से एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हम डिफेंस पैक्ट में हैं और उनकी बहुत सारी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है हमने अपने कांधों पे ले रखी है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि किस तरीके से, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस और ख़ासतौर पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में काम कर रहा है, उन्होंने बड़ा अग्रेसिवली प्ले किया है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज से इस्लामाबाद में फॉरेन डिप्लोमेट्स जो मौजूद हैं उनको एक बाकायदा ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान इस ज़मीन में क्या कर रहा है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान का दूसरा कंसर्न अहम ये था कि बड़ी तादाद में जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स, डायस्पोरा इन मुल्कों में जहाँ पे इस वक्त जंग का आलाव दहक रहा है वहाँ मौजूद है, उनकी वेलबींग, उनकी एक लिहाज से अगर उनको कहीं वापसी का उनका कोई प्लान है, खासतौर पे ईरान में फंसे हुए स्टूडेंट्स, ये तमाम ऐसी एक्टिविटीज थी कि जो पैरेलल हो रही थी, और बड़ा टाइमली इन सारी चीज़ों को मैनेज किया गया। और ख़ासतौर पे इस बारे में जो ईरान में हमारा मिशन है वो बिल्कुल बड़ा खराज का मुस्तहक है, क्योंकि उन्होंने इस जंग के दिनों में भी वो अपना फ्रंट नहीं छोड़ा, अपने ऑफिसेज जो खुले रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ वाशिंगटन से फैज़ रहमान साहब मौजूद थे, और अल अरबिया TV से मंसूर जाफर साहब अपना तज़किया दे रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जहाँ पे ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग की बात हो रही थी, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से भी एक वाइड स्प्रेड
ऑपरेशन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जारी है, जहां पे पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की जानिब से और ड्रोन्स की जानिब से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ टारगेट्स जो हैं उन्हें हिट किया गया है पिछले चंद दिनों के अंदर। ये ऑपरेशन किस हद तक आगे जा सकता है, इसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से, जो पिछले कई दिनों से जारी है। और अब अफगानिस्तान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उनके अहम इंस्टॉलेशंस को पाक फिजाइया की जानिब से जो है वो टारगेट किया गया है। बगराम एयरबेस के बारे में भी अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर भी बमबारी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है। असलहे के डिपो हों या अहम तरीन दफाई साजो सामान हो, वो इस वक्त ख़ास तौर पे निशाने के ऊपर हैं पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की जानिब से। ये ऑपरेशन किस हद तक इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, किस हद तक तवील जा सकता है, इसके बारे में मजीद बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शहजाद साहब, माजी के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें तो होती थी, लेकिन इतना वाइड स्केल ऑपरेशन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह देख रहे हैं सबसे पहले आप इस ऑपरेशन को? जी देखिए, ये तो स्टार्ट तो वहाँ से हुआ था ना, जहाँ पर कि एक सियासी और सफारती अमल पहले शुरू हुआ, जिसके अंदर कि हमने अपने जो हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, वहाँ पे कोशिश की कि अफगान तालिबान को ये समझाया जाए और बताया जाए कि मामलात को किस हद तक और किस तरीके से हमें रिजॉल्व करना चाहिए। आफ्टर ऑल इतने सारे अफगान पाकिस्तान में रेफ्यूजी के तौर पे मुकीम थे और इतने अरसे से, इतने सालों से यहाँ थे, तो जाहिर है कि ये तमाम जो ताल्लुक था, और फिर उन दो जंगों के बीच में जो कि सोवियत यूनियन ने इन पे ला दी, और उसके बाद फिर बाद वाले मामला जो थे, अमेरिका जब यहाँ मौजूद था, तो पाकिस्तान ने हर तरह से कोशिश कर रखी थी कि हम उनको जिस हद तक स्पेस दे सकते हैं और जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं। और फाइनली वो वक्त आया जबकि बाकी फोर्सेस जो बाहर से आई थी वो सब चली गई, लेकिन अफगान तालिबान ने उस चीज़ की कोई ख़ास कदर नहीं की। और वो सफारती और सियासी जो हमारी कोशिश थी, वो शुरू में कुछ झड़पों में तब्दील हुई, फिर उसके बाद एक टीटीपी की तरफ से एक यलगार हमारे ऊपर शोरश बर्पा की गई है, जो कि दहशतगर्दी की शक्ल में, जो कि पिछले साल डेढ़ दो के अंदर बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ उसके अंदर। तो लगता यूं था कि वो जो एक टीटीपी के या एक दहशतगर्दी का जो एक टूल अफगानिस्तान से हमेशा से कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आ जाता था, अब वो उसको एक हथियार के तौर पे, एक असॉल्ट के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है। तो पाकिस्तान ने वहां पर भी एक हमसाया मुल्क होने के नाते कोशिश की है, लेकिन जब नहीं समझ आई तो हमें फिर अपने डिफेंसिव माइंडसेट को डिफेंसिव ऑफेंस में क्रिएट करना, चेंज करना पड़ा, कि यानी जहां जहां पे मुमकिन है हम उनको वहां रोकें, जहां उनको हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं इंटरडिक्ट करें। और अब वहां से अगला मरहला ये है जहां पर तकरीबन हम ऑफेंसिव में जा रहे हैं, कि आप तो बाज नहीं आते, लेकिन जहां जहां पे आपके गिरोह हैं, जहां जहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां जहां इनका इज्तिमा होता है, जहां जहां से इनकी वेपन्स की तरसील है, जहां इनके वेपन्स के डेपोज हैं, जहां से ये सब अपनी तकवीत हासिल करते हैं, ये तमाम ग्रुप जिनको कि आपने खुला छोड़ रखा है, तो हमें उनको उन मिलिट्री के टारगेट्स की हद तक, मिलिट्री टारगेट, जेन्युइन मिलिट्री टारगेट होते हुए हमें एंगेज करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। और ये एक सस्टेन्ड बैटल होगी, एक सस्टेन्ड ऑपरेशन होगा, जिसके अंदर के हमें ये करना पड़ेगा जब तक अफगान तालिबान अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं करते और इनको काबू में नहीं लेके आते, या वो जो हमारे मुजरिम है उनको हमारे हवाले नहीं करते। शहजाद साहब, इस मामले के ऊपर कई इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद बीच में एक बफर जोन बनाने की, चाहे वो 10, 15, 20 किलोमीटर का एक बफर जोन हो बॉर्डर एरिया के ऊपर, शायद वो बनाने की भी कोशिश की जाएगी। क्या आपके ख्याल में ये डूएबल है, एक्सेप्टेबल है, सस्टेनेबल है? देखिए, अगर तो अफगान तालिबान जो हैं वो खुद से इस सारे पट्टी को और वहां पर जहां पर इन्होंने इन ग्रोहों को आबाद कर रखा है, अगर उसको काबू में कर लेते हैं, इन ग्रोहों को काबू में कर लेते हैं, वो पाकिस्तान की मट्टी है, अफगानिस्तान की मट्टी से पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी का कोई 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 सोच भी नहीं आती, इनिशिएशन भी नहीं होती, वहां से कोई लोग आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं होगी कि कुछ सैनिटाइज करने के लिए किसी एक एरिया को वो अपने काबू में करे, या ये इंश्योर कराए कि पाकिस्तान की हदूद को सिक्योर करने के लिए, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, अगर हमें कोई 5-7 मील की पट्टी, 15 मील, 10-15 मील की पट्टी तो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल एक एग्रीड इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हम ये करें कि वहां पर एक बफर पट्टी बना दी जाए, जिसे पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटी पेरीमीटर क्रिएट कर दिया जाए। तो वो भी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जो कि खुद से इस जल पे इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, तो लेकिन एक डेफिनेटली पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी
क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उसका मतलब होगा कि हमारी बहुत ज्यादा फौज वहां पे चाहिए होगी उसको सस्टेन करने के लिए, जो कि मुमकिन नहीं होता। लेकिन बेहतर यही है कि अफगानिस्तान अपनी पॉलिसी को रिव्यू करे और इन तमाम ग्रुपों को काबू में करे, वरना ये पूरे खत्ते के लिए एक इंस्टेबिलिटी का जरिया बनेंगे। और शहजाद साहब, इसमें एक जगह ये भी कहा जाता है कि तालिबान के रैंक्स में अभी वहाँ पे भी एक डिवीजन है, एक कंदाहार ग्रुप है, एक काबुल ग्रुप है, और दे डू नॉट सी आई टू आई, और वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी। आपके ख्याल में ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इससे भी पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? मंसूर, मैं थोड़ा सा ज़रा फ़र्क सोचता हूँ। मैं नहीं समझता कि तालिबान के अंदर किसी तकसीम, इस किस्म की तकसीम, यानी तालिबान ये वही अफ़गान तालिबान है जिन्होंने पूरे 20-25 साल, बल्कि 40 साल आप समझिए, तो इनके जो बड़े थे उनके साथ अगर शामिल कर लें तो 40 साल की एक जंग लड़ी है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रोह आए, मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ लोगों ने इनके साथ मिलकर ताउन किया एक मिलिटेंसी की शक्ल के अंदर। तो ये लोग भले इनके आपस में इख्तलाफात तो होंगे, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, ताकत में है, पावर में है, लेकिन क्या वो उनके इख्तलाफात पाकिस्तान के हक में कभी हो सकते हैं? मैं समझता हूँ ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। हमें तालिबान को तालिबान ही समझना चाहिए, हक्कानीज हों या कंधारी ग्रुप हो। मेरा ख्याल है कि उनका ताल्लुक तकरीबन शक्ल एक ही जैसी होगी। देखिए, आज तक अफगानिस्तान ने जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बॉर्डर के तौर पे नहीं माना। क्या जब हम पहले तवक्को करते थे कि अफगान तालिबान आएंगे तो ये जो बॉर्डर है, ये ड्यूरेंट लाइन नहीं होगी, अब वो बॉर्डर बन जाएगा? नहीं, एक चीज जो तस्लीम शुदा है दुनिया भर में, अफगानिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या अगर हक्कानीज को अगर एक जगह मिलती है, वो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर तालिबान अपना रास्ता नहीं बदलेंगे तो जिस किस्म की तकलीफ अफगान अवाम को देखनी पड़ रही है, और उसके बाद फिर जो वहाँ पे जो इनसे ह्यूमन राइट्स के जो मसले हैं, औरतों के हकूक के जो मसले हैं, उनकी तालीम के जो मसले हैं, वो वादे जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में सबके साथ, दुनिया के साथ किए हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक तहरीक अफगानिस्तान के अंदर से भी उठ सकती है, और फिर जो हमसाया ममालिक हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, और बेचैनी अगर बढ़ती रहेगी तो फिर हो सकता है कि तब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अफगान तालिबान खुद से एज ए रजीम अनटेनेबल हो जाए अपने अपने मुल्क अफगानिस्तान के अंदर, और शायद एक अहया हो, एक ऐसी मूवमेंट हो जिससे कि शायद वहां पर किसी किस्म का एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन है, डिपेंड करता है कि अफगान तालिबान किस लेवल पे जाके इसको एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान को अलबत्ता अपना प्रेशर हटाना नहीं है, जिस काम के लिए गए हैं उस काम को पूरा करें। ठीक। ये नहीं हो सकता कि यू डू दिस, क्रिएट अ बिट ऑफ स्पेस, होप फॉर द बेस्ट, या अच्छा अब शायद अफगान तालिबान हमसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान ने जो आपको दिखा दिया अपना परताव, मेरा ख्याल है उससे वो बदलने वाले नहीं। तो शहजाद साहब, हमें अगर पिछले 2 दहाइयों को उठा के देखें, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उससे भी ज़्यादा, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी लेंस जो है वो हमेशा तालिबान को गुड तालिबान और बैड तालिबान के दरमियान जो है वो एक तफरीक के ज़रिए देखता रहा है। अब आप समझते हैं, जिस तरह भी आप फरमा रहे थे, कि अगर हम विज़ा विज़ पाकिस्तान की बात करें तो देर ऑल द सेम, तो क्या पाकिस्तान भी अब उस लेंस के ऊपर कवर चढ़ा चुका है और समझता है कि ऑल ऑफ देम आर द सेम? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और देखिए, बात सुनिए, ये जो फंक्शन है, जिस तरीके से आज आप ईरान में देख रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर के इस किस्म की शोरिश होती है, या मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटेलिजेंस वैक्यूम में जाके तो काम नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस को कुछ ना कुछ वहां के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ता है टू बी एबल टू ट्रिगर समथिंग, इनिशिएट समथिंग। तो मुझे यूं लगता है कि हम एक काइनेटिक जो हमने एक्शन लिया है ऑपरेशन के अंदर हम इस वक्त हैं, वो तो है ही है, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस का एक एक्शन भी करना पड़ेगा साथ साथ, जो कि यकीनन हो रहा होगा। मुझे यकीन है कि ऐसी सिचुएशन इतनी इतनी जैसे कहते हैं कि बेनाइन नहीं हो सकती इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की शक्ल में, बल्कि एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि एक सेंस लेती है, एक पल्स लेती है विद इन अफगानिस्तान, और फिर जहां जहां मुमकिन हो वहां पर इस किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर कि उनके असर के साथ या और बाकी ममालिक के साथ मिलके आप वहां पे इंटरनली सोसाइटी के अंदर वहां की पॉलिटिक्स के को दोबारा से हयात दे सकते हैं। तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बड़ा वो काम होगा जब हम वो स्टेज पे पहुंचे, या वो करना हो तो कुछ को तो साथ में लाना होगा। क्या ठीक। अहमद शाह मसूद का जो बेटा है नॉर्दर्न अलायंस का, वो पाकिस्तान का हमेशा हामी और नासिर रहा है, हमारे साथ रहा है? मेरा तो ख्याल है ऐसा नहीं है। जी। लेकिन आज जब आपने किसी ने एक चीज को रिप्लेस करना है किसी से, तो वो अफगानिस्तान के लोग ही होंगे। ठीक। अब वो जो लोग नए आएंगे वो क्या पॉलिसी लेके चलेंगे,
हो सकता है थोड़े से वो ज़्यादा ठहरे हुए हों अपनी पॉलिसी में, इस तरीके से एग्रेसिव ना हो, इस तरीके से हमारे साथ दुश्मनी ना करें। तो ये चीज़ें आप होप ज़रूर रखते हैं और देखते भी हैं ऐसे लोगों को कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही कुछ आज ईरान में हो रहा है जो कि आपको अफगानिस्तान में किसी ना किसी शक्ल में शायद किसी वक्त में आगे जाके करना पड़े, बहुत अगर शुक्रिया। अफगान तालिबान बहुत शुक्रिया अपने रस्ते रिटायर्ड से एयर वाइस बेहतर। मार्शल शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। शहजाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, जहाँ पे जंगों की ये सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है जब जंगें होती हैं तो उसका मीशत के ऊपर भी असर पड़ता है, और पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से इन जंगों के क्या असरात होंगे। आबना हरमुज़ को बंद कर दिया गया है और तेल और गैस की सप्लाई इस वक्त मुअत्तल है। पाकिस्तान के पास कितना स्टॉक है, पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के सहराओं से उठने वाली जंग की चिंगारियां आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले रही हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी ने महज 96 घंटों के अंदर आलमी मंडी में तेल की कीमतों को $81 फी बैरल तक पहुंचा दिया, जिसने पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान में पहले ही हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर ₹84 लेवी लगा रखी है। क्या ऐसी सूरत हाल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत ₹300 से कम में दस्तयाब हो पाएंगी? और अगर आबना हुर्मुज़ तवील अरसे तक बंद होती है, कतर से आने वाली LNG सप्लाई के तातुल की सूरत में पाकिस्तान के पास कितने अरसे के लिए गैस के ज़खायर मौजूद हैं? दूसरी जानिब आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल शदीद मंदी के बाद आज 5100 पॉइंट्स की रिकॉर्ड रिकवरी देखी गई। क्या ये महज IMF के साथ होने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात की एक आर्जी लहर है या मुल्की मईशत की कोई ठोस बुनियाद है? और अगर मशरिक़ वुस्ता की जंग मजीद 2 हफ्ते जारी रहती है तो इस सूरत हाल में डॉलर की तलब में मुमकिन इजाफे को रोकने के लिए स्टेट बैंक के पास क्या ऑप्शन हैं? क्या हम दोबारा $300 फी डॉलर की सतह की तरफ तो नहीं जा रहे? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर मुआशी तजियाकार मेहताब हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेहताब साहब, ईरान इसराइल जंग के बायस आलमी मंडियों के अंदर जो है वो तेल की कीमतों में एक इजाफा देखा गया, सप्लाई जो है वो तातुल हो चुकी है। ये दो फैक्टर पाकिस्तान की एनर्जी ज़रूरियात को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं? और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास 28 दिन की जो है वो तेल के ज़खायर इस वक्त मौजूद है। अगर ये जंग तवील होती है तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास क्या मुतबादिल ऑप्शन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसकी ब्लॉकेज से जितने भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी ऑयल सप्लाई के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। और पाकिस्तान का बिल्कुल मेजर रिलायंस जो है वो इस हिस्से से है जहां से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के आता है। अगर ये ब्लॉकेड फॉर लॉन्गर पीरियड होती है तो इसके नतीजे में ना सिर्फ प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आएगा बल्कि जो सप्लाई साइड है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑयल जो है वो इस रास्ते से गुजरता है और पाकिस्तान का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेजर जो चंक है वो यहाँ से ही गुजर के आता है। ठीक। तो इसके नतीजे में $100 पर बैरल की बात की जा रही है। तो आप ये देख लें कि इस टाइम जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 30 से 40% उनके अंदर जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और मैं आपको बताऊं 2007-8 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इसी तरह जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी थी और उस वक्त की हुकूमत ने पास ऑन नहीं की थी तो फिर हमें IMF के पास जाना पड़ा। तो ये एक मेजर चैलेंज के तौर पे जो है वो चीजें सामने आ रही हैं और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने 18 रुकनी एक कमेटी भी बनाई है फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में, ताकि ये जो वोलेटाइल सिचुएशन है इसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सके। और एक बात इसमें बड़ी क्लियर है, हुकूमत पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से बिल्कुल इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़े तो यहाँ पे ना बढ़ाई जाएं। यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी तो यहाँ पे भी उन प्राइसेस के अंदर पास ऑन किया जाएगा और इजाफा होगा। तो मेहताब साहब, आप इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहे हैं। 96 घंटों के अंदर अंदर हमने फी डॉलर बैरल की प्राइस जो है 75 से 81 डॉलर के ऊपर जाते हुए देखी है। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हुकूमत जो है ₹84 फी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी भी ले रही है। तो फिर आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं? देखें, अभी तो यानी फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, लेकिन जो इस टाइम प्रेडिक्शन की जा रही है वो प्रेडिक्शन ये है कि ये यहीं पे नहीं रुकेंगी। अगर ये ब्लॉकेट बरकरार रहता है तो प्राइसेस में मजीद इजाफा भी हो सकता है। इसलिए आइंदा आने वाले चंद हफ्ते
इस हवाले से बड़े अहम हैं। पाकिस्तान में हुकूमत वक्त को ये प्राइसेस पास ऑन करनी पड़ेंगी और ये प्राइसेस 280, 290, 300 को भी क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सारा ब्लॉकेट और सप्लाई जो डिसरप्शन है ये कितना अरसा बरकरार रहती है। अगर ये चंद हफ्तों तक ये बरकरार रही तो फिर उसके नतीजे में प्राइसेस के अंदर पाकिस्तान में डेफिनेटली इजाफा होगा और एक ऐसे वक्त में इजाफा होगा कि जब इन्फ्लेशन का नंबर आया है तो वो इन्फ्लेशन का नंबर 7% को टच कर चुका है। आइंदा आने वाले चंद हफ्ते और महीने इस हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। आपने फरमाया आने वाले जो चंद अरसा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम गैस की बात करें तो कतर से जो है वो पाकिस्तान गैस भी इंपोर्ट करता है, और अगर आपने हुर्मुज़ के हवाले से अगर ये ब्लॉकेज इसी तरह जारी रहती है, पाकिस्तान के पास गैस ज़खायर के हवाले से कितनी देर का स्टॉक मौजूद है? देखिए मंसूर भाई, बुनियादी तौर पर इस टाइम जो सप्लाई, पाकिस्तान जो है वो ऑयल और गैस का इंपोर्टर कंट्री है। तो जो ऑयल और गैस दोनों का इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनके ऊपर इसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ तो सप्लाई शॉक और दूसरी तरफ प्राइस शॉक, इन दोनों चीजों की मौजूदगी में पाकिस्तान के लिए आइंदा ये जो आरएलएनजी है और ऑयल है इस पे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखें जो प्लान बी है, प्लान बी यही है कि जो जो सप्लाई मुयस्सर आएगी उसी के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इससे सप्लाई साइड भी मुतासर हो सकती है। ठीक। और मैं समझता हूं कि ऑप्शन बी के तौर पे हमें कंजर्वेशन की तरफ भी जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कंजर्व करें, क्योंकि ये अगर सप्लाई शॉक और प्राइस शॉक होता है और हमने बड़ी मुश्किल से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने बिल्डअप किए हैं, वो भी सऊदी अरब के, यूएई के और चाइना के जो है वो बारड बनी है, तो ऐसा ना हो कि वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी तेजी के साथ डिप्लीट होने जाएंगे। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान की मईशत को घेरे हुए हैं, इसलिए हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो प्राइसेस को पास ऑन करे और कंजर्वेशन की तरफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा जाए ताकि हम जो ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम जो है वो बचत करके उसको इस्तेमाल करें। मेहताब साहब, थोड़ा सा फोकस चेंज करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ चलते हैं। कल हमने देखा कि जैसी मार्केट्स खुली, जाहिर बात है ईरान के ऊपर होने वाला हमला, उसके बाद जो रिएक्शन था, बड़ा नीजक रिएक्शन था, 15,000 पॉइंट्स तक जो है वो मार्केट गिर गई, बड़ी नेगेटिविटी रही सारा दिन पीर के दिन। लेकिन मंगल के वाले दिन आज हमने देखा कि पॉजिटिविटी जो है मार्केट में थोड़ी सी वापस आई, 5,000 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा जो है उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया। अब ये बेसिकली ओवरसोल्ड कंडीशंस की वजह से हुआ, पॉजिटिविटी मार्केट में सेंटिमेंट जो है आपके ख्याल में तब्दील हुआ है, या जो आईएमएफ के साथ टॉक्स है पाकिस्तान की उसको मार्केट ने जो है पॉजिटिवली लिया है? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की ट्रू इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले चंद दिनों के दौरान मार्केट तेजी से गिरी, अब उसके अंदर करेक्शन की गुंजाइश मौजूद है, चूंकि आईएमएफ के साथ जो प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर की, उस पे आईएमएफ ने ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का इजहार तो किया है, लेकिन चंद चीजों के ऊपर उन्होंने बात भी की है और उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि डाउनसाइड रिस्क पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं। उसमें ये है कि अगर आपने अपने इस्लाहात जारी रखी तो आप ये जो गेन्स हैं इनको कंसोलिडेट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी स्लिपेजेस दिखाई तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा से एक क्राइसिस में जा सकती है। और मैं आपको एक बात और याद दहानी करवा दूं कि एक यूके के इकोनॉमिस्ट हैं, पिछले दिनों वो इस्लामाबाद आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ये चांस है कि वो अपनी इकोनॉमी को यहाँ से बेहतरी की तरफ लेकर जाए, और अगर बेहतरी की तरफ लेकर नहीं गया तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए वॉशिंगटन की फ्लाइट जो है वो इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर बुक करवानी पड़ेगी और इस नए प्रोग्राम के लिए निगोशिएट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये वो सूरत हाल है जिससे हमने हर सूरत में अवॉइड करना है। तो आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ भी जा सकते हैं, हम साउथ की तरफ भी जा सकते हैं सारी सूरत हाल में, लेकिन आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहती है, पॉजिटिव क्या निकला उसमें से और नेगेटिव क्या है? देखिए, आईएमएफ की टीम को जो वर्चुअल टॉक्स है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो रीजन के अंदर ये टेंशन एस्केलेट हुई
और उसके बाद जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, तो आईएमएफ का एक जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप अपना दौरे को मुख्तसर करें और इस खिते से बाहर निकलकर आप मुज़ाकरात करें। तो अभी जो है वो आईएमएफ की टीम टर्की में है और टर्की से जो है वो वर्चुअल टॉक्स जो है वो जारी हैं। ओवरऑल जो पहले 6 माह में हुकूमत की कारकर्दगी है और मैक्रो इकोनॉमिक इशूज हैं, उन पे आईएमएफ ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन कुछ जो है वो रेड फ्लैग भी जो है वो आईएमएफ ने रेज किए हैं। फॉर इंस्टेंस, ये जो यूई का रोल ओवर है, जो पहले 1 महीने के लिए हुआ, अभी 2 महीने के लिए है और अभी भी उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है, तो आईएमएफ ये कह रहा है कि आप इसको कम से कम 1 साल के लिए करवाएं। एफबीआर का शॉर्टफॉल है, ये दूसरा एक इशू है। एक वेल्थ फंड के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत ने आईएमएफ के साथ तय किया हुआ था कि हमने प्रोग्रेस करनी है। उसके अलावा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी। हुकूमत पाकिस्तान ने एक एक्शन प्लान जो है 15 नुकात पर मुश्तमिल आईएमएफ के साथ शेयर कर लिया है। ये जो वर्चुअल टॉक्स हैं, इसके दौरान जो है वो बात होगी। अगले बजट के नंबर्स के ऊपर इत्तफाक होना है कि किन किन सेक्टर्स के ऊपर नए टैक्सेस लगने हैं, किन सेक्टर्स के ऊपर कोई रिलैक्सेशन देनी है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी को जिन मुश्किलात का सामना है, तो हुकूमत को बड़ी मुश्किल होगी आईएमएफ को कन्विंस करने के लिए कि अगले बजट में वो रायते दे, खासकर फॉर्मल सेक्टर को और खासकर सैलरीड क्लास को, क्योंकि सैलरीड क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा जो टैक्स का बोझ है वो इस टाइम सैलरीड क्लास के ऊपर और पाकिस्तान के फॉर्मल सेक्टर के ऊपर जो है वो आन पड़ा है। मेहताब साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, और ऑब्वियसली जब ऐसा होता है तो महंगाई का भी एक तूफान साथ लेकर आती है ये प्राइसेस। अब ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक के अंदर हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेट बैंक बड़ा कॉशियसली जो है उसके अंदर कमी करता आया है। आपके ख्याल में ये अगर महंगाई शुरू होती है तो स्टेट बैंक जो है जो इंटरेस्ट रेट्स का ड्रॉप करने का सिलसिला है उसको ऑन होल्ड कर सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो पॉलिसी रेट है ये 6 एंड 7% जो इन्फ्लेशन है उसके बैंडविड्थ के अंदर जो है वो रखा गया, अभी 10.5% है जी। तो अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है तो फिर अगला जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर ये इजाफा हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बुनियादी तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो ठीक है, उसने फैसला करना है, लेकिन जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो आईएमएफ टाइट मॉनेटरी और टाइट फिस्कल पॉलिसी की बात करता है। अगर इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर जाता है 7% से, तो यकीनन आईएमएफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहेगा कि आप दोबारा से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और हायर इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जाएं। इसलिए ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का नंबर कहां पे आके ठहरता है। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल ईरान के और अमेरिका के दरमियान जो होने वाली कशीदगी है उसके क्या असरात पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं, उसकी तफसीलात से वो आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम से तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।